इमेजिन करो एक ऐसा स्कूल जहां ना कोई बेंच है, ना कोई यूनिफॉर्म और ना ही कोई हैवी बैग। सिर्फ एक पेड़ की छांव, एक गुरु और उनके ज्ञान का वो अथाह सागर जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम गुरुकुल से निकलकर ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स की रेस में फंस गए। आज हम मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंडिया कभी विश्व गुरु क्यों कहलाता था? क्या ब्रिटिशर्स ने हमारा सिस्टम हमें शिक्षित करने के लिए बदला था या सिर्फ बाबू बनाने के लिए? क्यों आज भी हम वही 200 साल पुराना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट इंडिया से लेकर अभी तक के हुए एजुकेशनल एवोल्यूशन के बारे में। लॉर्ड मैकॉले का वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, इंडिपेंडेंस के बाद के बदलाव और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सच। और सबसे जरूरी सवाल, क्या 2026 का हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सच में फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है? तो चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में आज जैसा स्कूल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। उस वक्त एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं थी। लर्निंग का स्ट्रक्चर काफी डिसेंट्रलाइज्ड और यूनिक था। एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ ही रहते थे। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल ट्रेनिंग होती थी। वहां सिखाया जाता था वेदास और रिलीजियस बातें, लेकिन साथ में मैथमेटिक्स, जहां से जीरो और डेसिमल सिस्टम निकला था, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, वॉरफेयर ट्रेनिंग और सबसे जरूरी एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? वहां कोई फिक्स्ड क्लासरूम्स नहीं था, ना ही एज के हिसाब से डिविजन्स होते थे, ना स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन था और ना ही मार्क्स बेस्ड रैंकिंग। लर्निंग पूरी तरह पर्सनलाइज था, मतलब हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से उसे सिखाया जाता था। इसी दौर में हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे इंस्टीट्यूशंस थे। नालंदा में तो हजारों स्टूडेंट्स और फॉरेन स्कॉलर्स आते थे, जो प्रूव करता है कि इंडिया उस वक्त एक ग्लोबल नॉलेज हब था। लेकिन इस सिस्टम की एक लिमिटेशन भी थी। एजुकेशन सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल नहीं थी। सोसाइटी के कुछ सेक्शंस को फॉर्मल एजुकेशन से बहुत दूर रखा जाता था। आगे चलकर मिडीवल इंडिया, मतलब मुगल का टाइम में मदरसा सिस्टम डेवलप हुआ। यहाँ फोकस रिलीजियस स्टडीज, पर्शियन लैंग्वेज, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा था। एजुकेशन स्ट्रक्चर तो थी, लेकिन तब भी आज जैसा मास स्कूलिंग सिस्टम नहीं था। उस वक्त एजुकेशन का मकसद नॉलेज, रिलीजन और गवर्नेंस था, इंडस्ट्रियल जॉब प्रिपरेशन नहीं। और फिर आता है एजुकेशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पकड़ इंडिया में स्ट्रांग हुआ, तो उन्हें एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इतने बड़े देश को चलाने के लिए उन्हें ऐसे लोकल स्टाफ की जरूरत थी जो इंग्लिश समझ सकें, फाइल्स मैनेज करें और उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें। यहां एंट्री होती है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की। उन्होंने 1835 में एक रिकमेंडेशन दी, जिसने इंडिया का हुलिया बदल दिया। उनका मकसद ज्ञान देना नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्लास तैयार करना था जो ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस और दिमाग से ब्रिटिश हो। यहां से एजुकेशन का पूरा फोकस बदल गया। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम साइडलाइन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट करने लगी और वेस्टर्न करिकुलम को ही असली एजुकेशन माना जाने लगा। इसके बाद आया वुड्स डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इसने आज के सिस्टम की बुनियाद रखी। प्रॉपर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए गए। 1857 में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। यहीं से वो फेमिलियर स्ट्रक्चर शुरू हुआ जो हम आज देखते हैं। फिक्स्ड क्लासरूम्स, सबको एक ही कमरे में बंद कर देना, स्टैंडर्ड सिलेबस, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, सबको एक ही चीज पढ़नी है। एज बेस्ड ग्रेड्स, आपकी काबिलियत आपकी उम्र से तय होने लगी। एनुअल एग्जाम्स और डिग्री, सीखने से ज्यादा फोकस सर्टिफिकेट पर आ गया। ये सिस्टम दरअसल एक इंडस्ट्रियल मॉडल था। जैसे फैक्ट्री में एक जैसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वैसे ही इस सिस्टम का काम था एक जैसे क्लर्क्स या बाबूस पैदा करना, जो सवाल ना पूछे बस काम करे। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। देश को उम्मीद थी कि अब हम उस कॉलोनियल मॉडल यानी गुलामी की शिक्षा को जड़ से उखाड़ देंगे और अपना पुराना ज्ञान वापस लाएंगे। सरकार ने बड़े बदलाव की कोशिश शुरू की। 1961 में NCERT बनाया गया, ताकि पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स तैयार हो सके। 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसका मेन फोकस था सबको बराबर मौका यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। 1986 में दूसरी पॉलिसी आई, जिसमें मॉडर्नाइजेशन और अडल्ट एजुकेशन पर जोर दिया गया। इस दौर में काफी कुछ अच्छा भी हुआ। गवर्नमेंट स्कूल्स का तेजी से एक्सपेंशन हुआ,
आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, जिन्होंने इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाई। रिजर्वेशन पॉलिसीज आई ताकि हर सेक्शन को एजुकेशन मिल सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हमारे एजुकेशन का स्ट्रक्चर नहीं बदला। क्लासरूम वही फैक्ट्री मॉडल पर चलता रहा, एग्जाम सिस्टम वही रट्टा बेस्ड रहा और मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन ने बच्चों को रैंक की रेस में डाल दिया। मतलब हमने पुरानी बिल्डिंग पर सिर्फ नया रंग किया था, पर बुनियाद अब भी वही 1835 वाली ही थी। 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली तो सिर्फ मार्केट नहीं बदला, हमारा फ्यूचर देखने का नजरिया भी बदल गया। प्राइवेट सेक्टर्स ग्रो हुआ और इसका डायरेक्ट असर एजुकेशन पर पड़ा। यहीं से शुरू हुआ प्राइवेट स्कूल्स का बूम और कोचिंग इंडस्ट्री का एक्सप्लोजन। एजुकेशन अब सिर्फ लर्निंग नहीं रही, एक कॉम्पिटिटिव रेस बन गई। आईआईटी, जेईई और मेडिकल एग्जाम्स का प्रेशर इतना बढ़ा कि कोटा जैसे शहर एजुकेशन हब्स बन गए। स्टूडेंट्स का फोकस एक साइकिल में फंस गया, मार्क्स, रैंक, कॉलेज, जॉब। इस दौर में एक बड़ा फर्क पैदा हुआ। इंग्लिश मीडियम अर्बन स्कूल्स और रूरल एरियाज के बीच का फासला और ज्यादा वाइडन हो गया। दशकों के इंतजार के बाद 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसने उस पुराने 10+2 सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब सिर्फ 10th और 12th नहीं, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब नर्सरी से एजुकेशन को फॉर्मलाइज किया गया। स्कूल लेवल पर ही कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क एटसेट्रा इंट्रोड्यूस किए गए। अब एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज। रोट लर्निंग यानी रट्टा सिस्टम को खत्म करके प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पर फोकस करना। लेकिन पेपर पर यह पॉलिसी जितनी क्रांतिकारी लगती है, ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट आने में अभी वक्त लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअल है और हमारा पुराना सिस्टम इसे अडॉप्ट करने में थोड़ा स्लो है। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है, लेकिन इसकी चमक के पीछे कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। आज भी एक स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर उन 3 घंटे के पेपर पर टिका होता है। कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि किसने कितना रट्टा मारा है। सबसे हैरानी की बात, डिग्रीज तो हैं, पर कंपनीज का कहना है कि ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बोझ आज एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। शहरों और गांवों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी का फासला आज भी बरकरार है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सफर हजारों सालों पुराना है। ये गुरुकुल से शुरू हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल मॉडल से गुजरा, इंडिपेंडेंस के बाद नए रिफॉर्म्स देखे और अब डिजिटल और एआई के दौर में खड़ा है। हर एरा ने इस सिस्टम को शेप दिया है, लेकिन एक चीज लगभग कांस्टेंट रही, एग्जाम और स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग। आज का सिस्टम कंप्लीटली गलत नहीं है। इसी सिस्टम ने दुनिया को बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और सीईओज दिए हैं। लेकिन साथ ही एक रियलिटी ये भी है कि इसी सिस्टम ने प्रेशर और स्किल गैप को भी जन्म दिया है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि सिस्टम खराब है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम फ्यूचर के लिए रेडी है, क्योंकि आने वाले 20 साल पिछले 200 सालों से कहीं ज्यादा तेजी से बदलने वाले हैं। और अगर हमने सिर्फ डिग्री पर फोकस किया तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या एनईपी 2020 हमारे सिस्टम को बदल पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।